फाइन, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पेस्टर्स वर्क, दैट ऑन ह्यूमन डिजीजेस। इससे पहले आपने इंसेक्ट्स की बात पढ़ी, एनिमल्स की बात पढ़ी, और अब आएंगे ह्यूमन केसेस पर। Overcoming his dislike of seeing suffering, he visited hospitals, collecting infectious matter from patients, examining it microscopically, and identifying the germ associated with various diseases. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि मिस्टर ये जो पेस्टर था, he disliked to see the people in pain and stress. तो हॉस्पिटल्स में शायद ये नहीं जाता था पहले, ज़ाहिर है इसकी बायो की स्टडी नहीं थी, बट ही ओवरकेम हिज डिसलाइकिंग, लेकिन उसने अपनी इस डिसलाइकिंग को कंट्रोल किया और हॉस्पिटल्स का विजिट किया। वहाँ से डिफरेंट जो पेशेंट्स थे, जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से सफ़र कर रहे थे, उनके उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को उसने थोड़ा-थोड़ा उसका मैटर सब्सटेंस लिया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो टेस्ट किया और आइडेंटिफाई किया कि इस इन्फेक्शन के बिहाइंड कौन-सा बैक्टीरिया या जर्म है। फिर उस जर्म को उसने वीक बना के उसके सॉल्यूशन एक के बाद एक देता चला गया। लेकिन सबसे पहले उसने जो जर्म आइडेंटिफाई किया, वो था पियोपेरल फीवर का। Because at that time the maternity hospitals were devastated, destroyed, damaged by puerperal fever in every country. ये almost number of countries में एक फैल जाने वाला infectious कह सकते हैं प्रॉब्लम था, and an appalling number of women died from the disease. Appalling, horrifying, I mean great in number. इतनी ज्यादा डेथ रेट थी, हॉरिफाइंग नंबर ऑफ विमेन की, कि ये एक मेजर इशू बन गया था, एक करंट प्रॉब्लम बन गई थी, not only in France but in other countries as well. Pasteur discovered its germ. Pasteur ने इसके germ को डिस्कवर किया, and an interesting little episode is recorded by Amrox. Amrox, Paul Amrox, फ्रेंच फिजिशियन है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट है, और ये पेस्टर के क्लोज फ्रेंड्स में से एक था। इसने वो एक स्पेशल जो एक कह सकते हैं इंसिडेंट है, इसकी डिस्कवरी के हवाले से उसको नरेट किया, उसको डिस्क्राइब किया। और वो इंसिडेंट क्या था, इन्वर्टेड कॉमास के साथ हम स्टार्ट करते हैं। वन डे एट अ डिस्कशन ऑफ पुएपेरल फीवर विच वाज टेकिंग प्लेस एट द एकेडमी ऑफ मेडिसिन। एकेडमी ऑफ मेडिसिन के अंदर एक इंटरनेशनल गैदरिंग में पुएपेरल फीवर की डिस्कशन के लिए बहुत टॉप क्लास एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया था। While one of the most distinguished authorities was eloquently descanting on the causes of epidemics of the disease at maternity hospital, उनमें से एक बड़ा ही एक्सपर्ट, बड़ा ही डिस्टिंग्विश्ड एमिनेंट कह सकते हैं अथॉरिटीज, मतलब एक्सपर्ट्स में से एक पर्सन जो है, वो इस वक्त एलोक्वेंटली एक्सप्रेसिवली डिस्कस कर रहा था अबाउट द कॉजेज ऑफ एपिडेमिक, कि ये जो एपिडेमिक है पुएपेरल फीवर, इसकी मेन कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं जो डिस्ट्रॉय कर रही है मैटरनिटी हॉस्पिटल्स को। अभी वो इसमें बात कर रहा था, ही वाज सडनली इंटरप्टेड बाय पेस्टर एज फॉलोज, और पेस्टर ने उसे इंटरप्ट किया उसकी कॉजेज के दरमियान। उसने कहा, इट इज नथिंग ऑफ ऑल that which causes the epidemic. It is the doctor and his belongings which carry the germ from disease to the healthy woman. पेस्टर ने कहा, लेकिन आप जो कॉजेस बता रहे हैं वो कॉजेस नहीं है, इसकी मेन कॉज क्या है? डॉक्टर खुद, सर्जन खुद, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसके हैंड्स जिससे वो ऑपरेट करता है, वो एक्चुअल में एक जर्म को हेल्दी वुमेन की बॉडी में खुद इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है पेस्टर कोई बहुत क्वालिफाइड बायोलॉजिस्ट तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो इसकी स्टडी, उसकी फील्ड नहीं है। तो एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड विद सुपीरियरिटी व्हिच वी ऑल कैन इमेजिन, जाहिर है वो स्पीकर तो बेचारा जो कोई बड़ा एक्सपर्ट, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, सर्जन था, उसको तो बड़ा बुरा लगा होगा कि एक आम कॉमन मैन किस तरह से ये बात कर सकता है। तो उसने जिस तरह से एक स्पेशल मैनर्स ऑफ सुपीरियरिटी में उसने बात की, that he was afraid they would never discover that microbe
उसने कहा कि वी आर अफ्रेड कि हम जितने भी सर्जन्स हैं या आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसके मुताबिक हम इस माइक्रोब को शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए। माइक्रोब मतलब वो जो जर्म है। पेस्टर रश टू द ब्लैक बोर्ड। पेस्टर उसकी बात पूरी नहीं होने दी। रश टू द ब्लैक बोर्ड एंड ड्यू द जर्म सिंग स्टॉप हियर इट्स पिक्चर। उसने कहा नहीं क्यों नहीं कर सकते, और साथ ही उसने उसकी पिक्चर भी शेयर कर दी। ये एंड नाउ इट इज थैंक्स टू पेस्टर एंड लिस्टर। फिर पेस्टर ने जैसे ही इसके जर्म को आइडेंटिफाई किया, जोसेफ लिस्टर जिसका रेफरेंस आपने फ्लेमिंग के लेसन में भी पढ़ा, उसने कार्बोलिक एसिड का यूज स्टार्ट किया ताकि जो भी सर्जन है या ऑपरेट करने से पहले जो डॉक्टर है वो अपने हैंड्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पेशेंट स्किन एंड एयर इन कांटेक्ट इन ऑपरेशन थिएटर हर चीज को स्टेरिलाइज करें कार्बोलिक एसिड के यूज से, और उसके बाद ऑपरेट करें तो जर्म जो है वो बाहर से बॉडी में एंटर नहीं होंगे। तो फिर इस वजह से कहा गया कि थैंक्स टू पेस्टर एंड लिस्टर एपिडेमिक्स ऑफ दिस डिसीज इन मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर अननोन। आज इनका कोई नामो निशान नहीं है कि प्यूरपेरल फीवर क्या था। वी नाउ कम टू हाउ ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज वैक्सीनेशन, और एक है हाउ डिड पेस्टर डिस्कवर वैक्सीनेशन। तो अभी मैं पढ़ाने लगी हूँ व्हाट इज वैक्सीनेशन बाय द वे। ये आपने मोर शॉर्ट से प्रिपेयर करना है। वी नाउ कम टू हाउ ही डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। ये एल ई बस मिस प्रिंटिंग है, आई ई है यहाँ पे। वीकेंड टर्म्स वैक्सीनेशन क्या होती है कि सेम डिजीज के जर्म को वीक बना लिया जाए विच कैन बी इनोकुलेटेड इन मेजर्ड क्वांटिटीज। जब ये वीक आई मीन अटेनुएट या लेस पॉइजनस हो जाए तो इनकी मेजर्ड क्वांटिटी आई मीन एक स्टैंडर्ड डोज दी जाए इनटू ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। देनी कैसे, इनोकुलेट कर दी जाए, इंजेक्ट कर दी जाए, इंसर्ट कर दी जाए। और इसका मकसद पर्पस क्या होता है, इन वीक किए गए जर्म्स को बॉडी में इंजेक्ट करने का, क्योर और प्रिवेंटिव ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द ऑर्डिनरी अनवीकेंड जर्म्स। अनवीकेंड मतलब स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग जर्म्स से डिजीज अपीयर हुई है बॉडी में, उसके प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए सेम वही वाले जर्म जो कि वीक हो उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, तो ये क्या है, वैक्सीनेशन। हमें वैक्सीनेशन का आइडिया पहले समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल आपका बैक एक्सरसाइज का होगा कि हाउ डिड ही डिस्कवर वैक्सीन। और इसमें आपने, उन्होंने हाउ तो लिखा है, व्हेन नहीं, लेकिन आपने व्हेन यानी डेट लास्ट में याद करनी है। इन 1879 ही हैड गॉन अवे फ्रॉम हिज लेबोरेटरी फॉर अ हॉलिडे। हॉलिडे अपना जो है उसके लिए किसी अर्जेंट टास्क से लेबोरेटरी छोड़ के गया है। वाइल्स्ट वर्किंग एट फाउल कोलरा, उस वक़्त वो फाउल कोल्रा के जो जर्म्स हैं उन पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हुए था। एंड ऑन हिज रिटर्न फाउंड ऑल हिज कल्टिवेशंस ऑफ द जर्म्स डेड और डाइंग। जब वो अपने टास्क को कंप्लीट करके आफ्टर हॉलिडे वापस आया तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो फाउल कोल्रा के जर्म्स जिनकी वो कल्टीवेशन या ब्रीड कर रहा था, ग्रो कर रहा था, वो इस वक़्त डेड और डाइंग है, यानी सॉरी वीक हो गए। डाइंग मतलब लेस पॉइजनस हो गए। ही प्रोसीडेड, अब तो अपने नेक्स्ट स्टेप पे उसने क्या किया, इनोकुलेट वेरियस बर्ड्स विद दोज डेड और डाइंग जर्म्स। उसने ना दो तरह के बर्ड्स का ग्रुप लिया। पहले ग्रुप में उसने क्या किया, वो फ्रेश बर्ड्स लिए, उनको ना उसने वो जो वीक किए गए जर्म्स है ना उनकी एक एक डोज दे दी, डेड और डाइंग जर्म्स की। एंड फाउंड दैट, और उसका रिजल्ट क्या निकला, द बर्ड्स शोड साइंस ऑफ इलनेस, कि फॉर सम टाइम, ये तकरीबन कोई 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जो डिजीज है ना, एलिमेंट है, स्लाइट जो टेम्परेचर है वो हुआ, लगा कि शायद ये जो बर्ड्स है ये अब इस डिजीज से सफर करें। दैट एंड फाउंड दैट रिकवर्ड, लेकिन फिर उसके फौरन बाद 12 से 24 घंटे के बाद उनकी बॉडीज रिकवर कर गई। The idea then occurred to him of inoculating them with a fresh lot of virulent germs of chicken cholera. तो उसने सोचा कि अब ये जो बर्ड्स जिनको मैंने पहले वीक जो जर्म्स थे उनकी डोज दी थी, अब इनको स्ट्रॉन्ग जर्म्स की डोज दे के देखूं क्या ये बीमारी के अगेंस्ट सरवाइव कर सकते। तो उसने क्या किया कि जो पहला ग्रुप था ना बर्ड्स का, वो तो वही जिनको उसने पहले वीक जर्म्स की डोज दी। एक उसने और बर्ड्स, चंद और बर्ड्स भी लिए,
जिसको उसने पहले वीक जर्म्स की डोज नहीं दी। अब ये दोनों जो ग्रुप थे, इन दोनों के अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया, इनोकुलेट या इंसर्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग जर्म्स को। रिमेंबर, अब वीक की बात नहीं मैं कर रही, स्ट्रॉन्ग विरलेंट पॉइजनस जर्म्स को एंटर किया। एंड इन द रिजल्ट ऑफ दैट द बर्ड्स स्टिल रेजिस्टेड। वो जो बर्ड्स जिनको पहले वीक डोज जर्म्स की डोज दी गई थी, उन्होंने रेजिस्ट किया। आई मीन उन्होंने फाइट की अगेंस्ट द डिजीज। दो अदर्स विच हैड नॉट बीन प्रीवियसली डोज्ड विद एग्जॉस्टेड जर्म्स, एग्जॉस्टेड मतलब वीकेंड। लेकिन वो वाले बर्ड्स का ग्रुप जिसको उसने पहले वीक जर्म्स की डोज नहीं दी थी, डाइट। तो रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग निकले कि कुछ जर्म्स को उसने पहले वीक जर्म्स की, कुछ बर्ड्स को पहले उसने वीक जर्म्स की डोज दी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग जब उनकी बॉडी में इंसर्ट किए तो वो सरवाइव कर गए। लेकिन वो बर्ड्स जिनको पहले उसने वैक्सीनेशन या वीक जर्म्स की डोज नहीं दी थी, जैसे ही पॉइजनस जर्म्स उनकी बॉडी में गए, उनकी डेथ हो गई। सो ही अराइव्ड एट द मेथड ऑफ अटेनुएटिंग जर्म। तो इससे उसने डेराइव आउट किया, कंक्लूजन निकाला, मेथड आइडेंटिफाई किया अटेनुएटिंग जर्म्स का। अटेनुएटिंग मतलब वीकनिंग, कि जर्म्स को वीक किया जाए, एग्जॉस्ट किया जाए, लेस पॉइजनस बनाया जाए, ऑफ कल्टिवेटिंग देम सो दैट दे वर वीकेंड, इस तरह से उनकी ग्रोथ की जाए कि वो वीक हो जाए। एंड ऑल्सो एट द फैक्ट दैट सच जर्म्स इनोकुलेटेड इनटू हेल्दी एनिमल, कि जब भी इन वीक किए गए अटेनुएटेड जर्म्स को किसी हेल्दी एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड टाइप ऑफ इलनेस, तो इससे फौरी तौर पर 12 से 24 घंटे के दौरान स्लाइट डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होंगे, एक माइल्ड अटैक होगा, विच प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम द अटैक बाय द विरलेंट फॉर्म ऑफ डिजीज। लेकिन उसके बाद बॉडी इतनी हेल्थी और स्ट्रांग हो जाएगी कि अगर उस बॉडी पर विरलेंट स्ट्रांग जर्म्स भी अटैक करेंगे तो वो एनिमल जो है वो प्रोटेक्शन में रहेगा, वो सरवाइव करेगा। ये हमने क्या पढ़ा? हाउ डिड पेस्टर डिस्कवर वैक्सीनेशन। उसके बाद है जी, अच्छा मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। हाइड्रोफोबिया मोर शॉर्ट से प्रिपेयर करना है, व्हाट इज वैक्सीनेशन मोर शॉर्ट से प्रिपेयर करना है, एंड हाउ डिड पेस्टर डिस्कवर द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, ये आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये 3 तरह के क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं और अब हम 4th वन की तरफ जा रहे हैं, जिसका नेम है हाइड्रोफोबिया। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज, अभी तक जो मेन ह्यूमन केसेस हैं उनमें पियो पैरल फीवर के अलावा कोई और बात नहीं हमें पढ़ने को मिली। बर्ड्स का हमने पढ़ लिया, इंसेक्ट्स का पढ़ा, एनिमल्स का पढ़ा, या फिर वो पियो पैरल फीवर का भी बीच में आया। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज टू विच पेस्टर अप्लाइड इनोकुलेशन वाज हाइड्रोफोबिया और रेबीज। जो हाइड्रोफोबिया है, यानी वाटर फोबिया भी इसको कहते हैं, हाइड्रो से फोबिया फियर को कहेंगे। इसका अदर नेम जो है बायो के अकॉर्डिंगली रेबीज है। तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज वो फर्स्ट ह्यूमन डिजीज है जिसके लिए इनोकुलेशन, आई मीन इंसर्शन, वो जो इंसर्ट करना, इंजेक्ट करने का मेथड अप्लाई किया। द हॉरिबल इलनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, ये किस वजह से ह्यूमन बॉडी में अपीयर होती है? एक मैड, एक इंसेन डॉग जिसका नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हो, उस डॉग के बाइट करने से ये ह्यूमन बींग्स में अपीयर होने वाली डिजीज है। टू गिव वन सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, अच्छा ये क्वेश्चन हमारा ना 2-3 तरह का होगा। व्हाट इज हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफोबिया है। इसके बाद है हाउ डिड पेस्टर डिस्कवर्ड इट्स वैक्सीनेशन, और फिर लास्ट क्वेश्चन होगा कि व्हेन एंड हु वाज ट्रीटेड फर्स्ट टाइम बाय पेस्टर। वो जो फर्स्ट ह्यूमन केस जिसको पेस्टर ने ट्रीट किया वो कब और किसका था। तो ये वो क्वेश्चंस की डिटेल है। अभी हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज हाइड्रोफोबिया, हमने पढ़ लिया है कि हाइड्रोफोबिया एक हॉरिबल इलनेस है, मैड डॉग के बाइट करने से होती है। अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। One need only read such descriptions as following of a child of 5 years old, एक
चाइल्ड है, बच्चा है, एडमिटेड टू फ्रेंच हॉस्पिटल, जो कि फ्रेंच हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। द अनफॉर्चुनेट लिटिल पेशेंट ऑफ 5 years presented all the characteristics of hydrophobia। ये मेन आपका क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स वैसे क्वालिटीज को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिजीज के साथ इसको सिम्टम्स में कंसिडर करेंगे। तो सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया सारे के सारे थे। वो सिम्टम्स क्या क्या है? स्पैजम्स, फिट्स पड़ रहे थे, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल उसकी बॉडी मूवमेंट थी, रेस्टलेसनेस थी, अनईजीनेस थी, इतनी बेचैनी होती है तबीयत के अंदर कि ऐसे पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए अक्सर बांधना पड़ता है। शडर्स एट द लीस्ट ब्रेथ ऑफ एयर, लीस्ट ब्रेथ इन माइनर पफ ऑफ एयर, यानी जिसको हम आम जो हमारी बॉडी शायद फील भी ना करती हो उतनी हवा को, उस पर भी ऐसे पेशेंट की बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शडर, शिवर। एंड आर्टेस्ट थर्स्ट, आर्टेस्ट वेरी सीवियर इंटेंस, शिद्दत की प्यास लगती है, लेकिन डिजीज है क्या? वाटर फोबिया। तो पानी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पानी जैसे ही उस पेशेंट को देना चाहेंगे तो वो साथ ही उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं कि सीवियर थर्स्ट होती है, अकम्पनीड, आई मीन इन एडिशन टू विद एन absolute impossibility, absolute complete impossibility of swallowing, absorbing, कोई भी वो चीज पेशेंट खा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि उसका थ्रॉट, उसका माउथ, ये तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बैडली अफेक्टेड होते हैं। कन्वल्सिव मूवमेंट्स होती हैं, कन्वल्सिव जर्की मूवमेंट्स हैं, झटके लगते हैं टाइम आफ्टर टाइम बॉडी को। फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल एंगर, रॉथ होता है जिसके फिट्स पड़ते हैं गुस्से के, उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, इतना शदीद गुस्सा आता है। द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 hours of horrible suffering, suffocated by the mucus which filled the mouth। और ये जो लिटिल पेशेंट था 5 year, ये तमाम सिम्टम्स इसकी बॉडी में अपीयर हुए, और 24 hours तक उसे ये पैनिक कंडीशन फेस करना पड़ी, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई सफोकेशन से। और क्यों हुई? क्योंकि उसका माउथ और उसका जो ये थ्रॉट है, हर चीज म्यूकस, फ्लेम, बलगम से फिल हो गया था, तो सांस ही बहाल नहीं हो सका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो है हमारे पास, हाउ डिड पेस्टर डिस्कवर इट्स वैक्सीन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स जर्म हैज नेवर बीन फाउंड। इसका जर्म जो है ना, अभी तक हाइड्रोफोबिया का वो डिस्कवर नहीं किया जा गया था। बट इट वॉज नोन दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया वाज द नर्वस टिश्यूज। सिर्फ इतना पता था कि हाइड्रोफोबिया डिजीज में एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो कोई भी सफर करता है, जो पेशेंट होता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बैडली अफेक्टेड होता है। And Pasteur tried making some of the nervous tissues of an animal which had died of the disease। तो पेस्टर ने क्या किया, एक डेड एनिमल के नर्वस टिश्यूज को लिया जो कि इसी डिजीज की वजह से डेड हुआ था, एंड अटेनुएटिंग इट, और इसको अटेनुएट, वीक बनाना चाहा। वीक बनाने का प्रोसेस बाकी आपके क्वेश्चंस के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट है। वीक बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ा, विच ही फाउंड कुड बी डन बाय एक्सपोजिंग द स्पाइनल कोड ऑफ रैबिट टू ड्राई एयर। कि एक मैड रैबिट, मतलब एक मैड रैबिट के स्पाइनल कोड पर रख कर अगर उसे ओपन एयर में ड्राई किया जाए तो वो वीक हो जाएंगे। क्या वीक होंगे? वो जो नर्वस टिश्यूज का उसने कुछ सब्सटेंस मटेरियल लिया एक डेड एनिमल से, उसको ड्राई करने के लिए उसे एक मैड रैबिट के स्पाइनल कॉर्ड पर रखकर ओपन एयर में ड्राई किया। कितने अरसे में किया? विच वीकेंड इट अंटिल आफ्टर 14 days इट वाज हार्मलेस। कोई 14 days के बाद जो जर्म्स थे वो हार्मलेस हो गए। हार्मलेस मतलब लेस पॉइजनस हो गए या वीक हो गए। उसके बाद उसने ये एक मेथड आपने एक्स्ट्रा करना है, बीच में स्टेप एक एक्स्ट्रा करना होगा। उसके बाद उसने बाकी तो वही काम करना है कि जब वीक होते हैं तो उसे क्या कहता है, इंजेक्ट किया जाता है। द अटेनुएटेड स्पाइनल कोड, वो जो स्पाइनल कोड के ऊपर रखा हुआ अटेनुएटेड वीक किया गया मटेरियल था ना, इंट्रोड्यूस्ड इनटू डॉग्स, उसने उसे पहले ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं किया, डॉग्स पे अप्लाई किया। रेंडर्ड देम इम्यून टू हाइड्रोफोबिया, कि उन्हें हाइड्रोफोबिया से रेंडर्ड मतलब मेड देम इम्यून मतलब प्रोटेक्टेड,
उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। और इसके बाद बट द ट्रीटमेंट वाज नॉट ट्राइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स पे उसने अपना ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया टिल 1885। 1885 में फर्स्ट ह्यूमन केस जो ट्रीट किया गया, वो क्वेश्चन हम सेपरेट करेंगे। व्हेन अ बॉय जोसेफ मेस्टर, आपको याद करना पड़ेगा डेट भी और इस पर्सन का नेम भी। जोसेफ मेस्टर was a boy was brought to Paris for treatment from a little place in Alsace। अल्सेस किसी गांव के इलाके से पेरिस के हॉस्पिटल में उस बच्चे को लाया गया था। He had been bitten by a mad dog 2 days before। हार्डली अभी 2 days बिफोर एक मैड डॉग ने इस बच्चे को बाइट किया था। Now, human beings do not, as a rule, develop hydrophobia for a month or so after being bitten। अब ह्यूमन बींग्स में ये जो हाइड्रोफोबिया की डिजीज के सिम्टम्स है ना, ये कम अज कम भी कोई 1 डेढ़ माह बाद जाके अपीयर होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज के सिम्टम्स हैं वो जरा लेट ही अपीयर होते हैं। तो ऐसे बदनाम ह्यूमन बींग्स डू नॉट, हाँ जी, एंड पेस्टर बीइंग usually extremely anxious to ward off मतलब safeguard protect suffering। और पेस्टर बहुत एंग्शियस था कि वो इस पेशेंट को सेफ रख सके इस बीमारी से। अंडरटुक द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय बाय इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब इंजेक्शंस, उसने इंजेक्शंस देने शुरू किए विच वर कंटिन्यूड फॉर 10 डेज। उसने थोड़ी थोड़ी डोज करके वो 10 डेज के करीब वो अपना इन जो इनोकुलेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट किया। Meanwhile, the boy was hardly ill at all and played about the laboratory very happily। लेकिन इस ड्यूरेशन में बच्चे को थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर होता था, अदरवाइज वो अपनी नॉर्मल रूटीन में हैप्पीली इधर उधर मूव करता रहता था। Though Pastor was devoured by fears and anxiety about the result, devoured, overwhelmed, लेकिन बहुत अंडर स्ट्रेस था पेस्टर अपने रिजल्ट्स को लेकर, क्योंकि उसको रिजल्ट्स का पता कब चलना था, 1.5 2 माह 3 माह बाद के डिजीज अपीयर हुई तो नहीं, क्योंकि शुरू में तो उसके सिम्टम्स ही नहीं अपीयर होते हैं। However, the boy was absolutely cured। लेकिन वो बॉय जो है वो absolutely completely जो है cured and treated। और ये हमारे पास था फर्स्ट केस। इसके बाद फर्दर जो डिटेल्स आ रही हैं उनसे पहले मैं चेक कर लूँ, हो सकता है उस बच्ची ने मुझे मैसेज कर दिया, बेटे आपने अभी तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया अपने रोल नंबर का। आई एम एंग्शियस कि आप फिर, मैं तो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी बाद में, फिर अगर आप कहेंगे भी वैसे भी आप इतना एंड पे आए हैं तो अटेंडेंस होनी भी नहीं चाहिए, एज अ रूल तो नहीं होनी चाहिए। सिंपथी के तौर पर मैंने आपसे कह दिया था। हाँ जी, however the boy was absolutely covered and 2 months later a shepherd who had been bitten by a mad dog was similarly cured, and 3 months later 350 cases had been treated with only one death। By 1899, more than 23,000 people had undergone the treatment, and the number today must be larger still। The deaths amongst these were less than 0.5%, and there is no doubt that many of the rest of human beings were saved from a terrible death of Pastor's work। पेस्टर के इस वर्क की बिना पर ही ये जो हॉरिबल डेथ थी इनको अवॉइड किया जा सका है। इसमें क्वेश्चन कोई नहीं था, इस वजह से मैंने इसको डिटेल में पढ़ दिया। But though this was the last of Pasteur's great discoveries, its results were by no means confined, I mean limited to cure of hydrophobia। ये पेस्टर के अचीवमेंट्स में से लास्ट वन था हाइड्रोफोबिया के हवाले से जर्म का आइडेंटिफाई करना, मगर इसके रिजल्ट्स कन्फाइंड नहीं है, क्योंकि फॉर द फेम ऑफ सक्सेस, ये जो उसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट थे उसका फेम, उसकी पॉपुलैरिटी ने स्टर्ड अप, मोटिवेट किया, स्टिमुलेट किया अदर साइंटिस्ट को टू ट्राई सिमिलर मेथड्स ऑफ क्योर फॉर अदर डिजीजेस, कि वो अदर डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए भी इस तरह का मेथड अप्लाई करके देखें। And in the 10 years between 1880 and 1890, they discovered the germs of consumption, tuberculosis, TB की जो डिजीज है, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, लॉकजो, लॉकजो के लिए एक और टर्म टेटनस इस्तेमाल किया गया है, कोलरा एंड मोल्टा फीवर। मोल्टा फीवर जो है ये मोल्टा स्टेट में अपीयर होने वाला एक खास जर्म था। तो वहां पे जब क्रीमियन वॉर लड़ी गई थी तो इसको क्रीमियन वॉर की वजह से क्रीमियन फीवर भी कहा जाता है, और मोल्टा स्टेट नेम थे इस वजह से मोल्टा फीवर भी कहा जाता है। तो इसके जो वैक्सीनेशन जो थी उसको आइडेंटिफाई किया अदर साइंटिस्ट ने।
तो यहाँ तक हम आज एंड करने वाले हैं।